नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10 बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए अम्ल क्षार और लवण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज जो दोस्तों साइंस का जो चला रहे हैं। तो आज मैं अम्ल क्षार एवं लवण से लेकर आया 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम दोस्तों 2027 में होने वाला है, उसमें डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसके माध्यम से आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक ना, बहुत आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी बताते चलेंगे। ठीक ना, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होंगे उसको सवाल के माध्यम से ही आपको बताएंगे। ठीक ना, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा सेशन है जो क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर कराएंगे। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों का टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे और आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा होता है। और अम्ल के साथ क्या है दोस्तों, क्षार भी है ना। अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर का ही नाम है। तो क्षार का आप पूछे कि क्षार का स्वाद कैसा होगा। जब अम्ल खट्टा है तो क्षार कैसा होगा, क्षार दोस्तों कड़वा होगा। कैसा होगा, क्षार कड़वा होगा। और अम्ल कैसा होगा, खट्टा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी, खट्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन भी सेम दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट हमने जो बताया है उसी पे आधारित है। जो क्षार का स्वाद कैसा होता है, देखिए थोड़ा देर पहले हमने बताया था कैसा होता है क्षार का स्वाद। क्षार का जो स्वाद होता है दोस्तों वो कड़वा होता है। और अम्ल का कैसा होता है, तो अम्ल का खट्टा होता है। क्षार का कड़वा, अम्ल का खट्टा। ठीक ना, अम्ल खट्टा, क्षार कड़वा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 क्या कह रहा है, नीले लिटमस पत्र को अम्ल किस रंग में बदल देता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पता नहीं कितने बार पूछा गया है। ठीक ना, और आपके एग्जाम में भी हो सके ये क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मिले। ठीक ना, इसमें कोई दोस्तों हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में डायरेक्टली सेम टू सेम पूछ ले तो। ठीक ना, याद कर जाइए, यहीं पे आज ही याद कर जाइए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीले लिटमस पत्र को अम्ल किस रंग में बदल देगा। देखिए अगर पूछे कि नीले लिटमस पत्र को अम्ल किस रंग में बदल देगा, तो लाल में बदलेगा। किस में बदलेगा, लाल में बदलता है। अम्ल का दोस्तों अगर आप लिटमस पत्र पे नीले रंग को यदि डालते हैं, नीले रंग को, तो कैसा कर देगा, लाल कर देगा। ठीक ना, याद रखिएगा नीले को लाल करता है। ठीक ना, नीले को क्या करेगा, लाल कर देगा। ठीक है, और क्षारीय में बिल्कुल दोस्तों इसके जो है उल्टा हो जाएगा। पूछेगा क्षार में कि लाल लिटमस पत्र को क्षार किस रंग में बदल देगा। ठीक ना, तो नीले में, क्षार नीले में बदलता है और अम्ल किस में बदलता है, लाल में। क्षार दोस्तों नीले में बदलता है। ठीक ना, और अम्ल किस में बदलता है, सॉरी दोस्तों, अम्ल दोस्तों किस में बदलता है, नीले, लाल में बदलता है अम्ल। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिटा देते हैं। देखिए अम्ल जो है, अम्ल वो आपको किस में बदलेगा, लाल में बदलेगा। और क्षार किस में बदलेगा, नीले में बदल देगा। किस में बदल देगा, नीले में। अम्ल के जस्ट उल्टा होता है। ठीक ना, अम्ल जो चीज़ दोस्तों होगा उसके उल्टा रंग में वो बदलेगा। तो नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल में बदलेगा और क्षार किस में बदलेगा, नीले में बदल देगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ ही गया। लाल लिटमस पत्र को क्षार किस में बदल, देखिए दोस्तों हम बोले थे ना कि सेम उल्टा क्वेश्चन आता है, उल्टा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला। क्या हो जाएगा, नीला। और क्षार अम्ल में क्या पढ़े थे हम लोग,
लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार कैसा करता है, नीला करता है, लाल को नीला कर देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक सूचक है, कौन एक प्राकृतिक सूचक है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक जो सूचक है इसका नेक्स्ट आ लेते हैं फिनोल्फ्थेलिन, ये नहीं है। लिटमस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिटमस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रख लीजिएगा, अम्ल और धातु जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखिए दोस्तों, सेम इसी पे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक अम्ल का दोस्तों कोई नाम दे देगा और धातु का नाम दे देगा, पूछेगा कि इससे अभिक्रिया करने पे क्या होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो आपको उसी को सजा करके लिख दीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। एक एक एग्जाम्पल देके लिख दीजिएगा। तो अभी फिलहाल में याद कर लीजिए, हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है अम्ल और धातु की अभिक्रिया में, ठीक ना, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो अम्ल और धातु कार्बोनेट यहाँ पे पूछ दिया। देखिए दोस्तों, जैसे ही कार्बोनेट का नाम आ जाए, क्या मार दीजिएगा आप लोग, CO2। कार्बन, सबसे पहले जैसे ही कार्बोनेट आया तो कार्बन खोजिए, ठीक ना। कार्बोनेट का जो संकेत होता है कार्बन का, वो C होता है। तो सबसे पहले उसको खोजिए, कहाँ मिला है, C नंबर मिला है, CO2। इसको आप लोग सही कर दीजिए, एकदम 100% सही हो ही जाएगा, ठीक ना। तो अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अम्ल का जो जलीय विलयन है विद्युत का चालन करता है क्योंकि उसमें उपस्थित होते हैं आयन, उपस्थित होते हैं दोस्तों, क्या उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि उसमें आयन उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे, तो आज मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों को प्रबल अम्ल, दोस्तों आप लोगों को क्या, प्रबल अम्ल, थोड़ा सा यहाँ पे आपका हम टाइम लेंगे, ठीक है ना। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इसका एक ट्रिक बताएंगे। आज के बाद आपका कभी जीवन में ये सवाल गलत नहीं होंगे और इसको दोस्तों आपको याद करना पड़ता होगा तो कि प्रबल अम्ल कौन कौन सा है, चलो याद कर लेते हैं, याद करते होंगे। लेकिन आज के बाद आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन को देखते उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बस देखना है और बस आंसर लगा देना है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक नहीं है दरअसल वो कॉन्सेप्ट ही है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को ही ट्रिक बोला जाता है, ठीक है ना। आपका भी कॉन्सेप्ट पर जब कमांड हो जाएगा तो आपको ट्रिक जैसा लगने लगेगा, ठीक है ना। देखिए, हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही अम्ल कमज़ोर होगा, यानी कि दुर्बल होगा, ठीक, क्या होगा, दुर्बल होगा यदि हाइड्रोजन ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इसमें दोस्तों नहीं जाना है, इसका भी अभी कंसेप्ट हम बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे इसमें, सबसे पहले हमने हाइड्रोजन का बात किया तो हाइड्रोजन खोजेंगे। यहाँ आइए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ भी कितने हैं, 2 है। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी वो प्रबल अम्ल नहीं होगा, क्या होगा, इसके तुलना में ये दुर्बल होगा, क्या होगा, दुर्बल होगा। मतलब हाइड्रोजन अगर ज़्यादा है तो वो जिसमें कम है उससे वो कमज़ोर है ना। तो इससे ये सब क्या है, कमज़ोर है, मतलब दुर्बल है, ठीक है ना। ये सब क्या है, इसके तुलना में, HCl के तुलना में ये जो C और D है ये दुर्बल है, ठीक ना। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी पे। यदि कार्बन दोस्तों लग गया, कहीं भी कार्बन यदि लग गया तो वो अम्ल को कमज़ोर ही बनाएगा, क्या बनाएगा, कमज़ोर ही करेगा। कार्बन को लगते अम्ल कमज़ोर ही होगा, यानी दुर्बल ही होने लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप किस ऑप्शन को चुनिएगा दोस्तों, ए को, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है और कार्बन तो है ही नहीं, ठीक ना, कार्बन है ही नहीं।
इसलिए क्या होगा, यही सही होगा। अब पूछिएगा दोस्त कि एक और आ जाता है H तो कैसे देखते हैं, वहाँ पे दोस्तों हम ऑक्सीजन देखते हैं। क्या देखते हैं, ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन जिसका ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा प्रबल होगा, ठीक ना। 3 कॉन्सेप्ट हमने बताया है, इस 3 कॉन्सेप्ट की यदि याद कर लीजिएगा तो प्रबल और दुर्बल में आज के बाद कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। प्रबल अम्ल कौन होगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी, ठीक है, कार्बन नहीं लगा हो, ठीक ना, कार्बन क्या हो, नहीं लगा हो, और यदि हाइड्रोजन की संख्या दो यदि जैसे मैच कर जाए, ठीक ना, सेम हो जाए, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोजन देखेंगे, उसके बाद कार्बन देखेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जिसमें होगा वो ज़्यादा प्रबल होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, लेकिन सबसे पहले हमको क्या देखना है, एच को देखना है। तो एच ये दो सी और डी से सबसे कम ए का है, इसलिए ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल है, ए है, HCl, ठीक ना, HCl। आशा करते हैं कि दोस्त आपको कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में फिट हो गया होगा, है ना। आप लोग के लिए इतना मेहनत हम करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो, ठीक ना। और वीडियो को लाइक करिए ताकि मेरा जो है कि मोटिवेशन बढ़ा रहे और आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो को लाते रहें इसी तरह से, ठीक ना। और 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का भी सीरीज हम दोस्त लाने वाले हैं। यदि आप लोग का सपोर्ट रहे तभी इसको लाएंगे, वरना दोस्त नहीं ला पाएंगे। यदि आप लोग अपना दोस्तों जोश नहीं दिखाइएगा, अपना जो अंदर का जो ताकत है उसको निखारिएगा नहीं, फिर मुझे ये लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो आप लोग अपना अंदर की ताकत को निखारिए और ये सब को दोस्तों याद करते चलिए। लगले लगले और शाम जो 9 बजे दोस्त हम रात में टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस यदि आपका रहेगा तो ही हम आगे का कंटिन्यू क्लास कर पाएंगे, ठीक ना। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का लिंक हमने दिया है, वहाँ से दोस्त आप जाकर जुड़ जाइए, है ना। वहाँ से टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्यूज चल रहा है ना, रात्रि 9 बजे से क्यूज चलता है। तो आप लोग उस टेलीग्राम में जाकर जुड़ सकते हैं दोस्तों। चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक क्षार है, कौन एक क्षार है। देखिए दोस्तों, क्षार और अम्ल का एक कॉन्सेप्ट फिर हम बताएंगे, अम्ल और क्षार। क्वेश्चन को देखते आप लोग उड़ा दीजिएगा, ठीक ना। मैं पहले ही बोला था कि जो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आज के बाद आपको अम्ल, क्षार और लवण में कभी दिक्कत नहीं होगा। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम चल रहे हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन आए और चार्ट लगाए और भाग गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों को मिक्स करके आपको बताते चलेंगे, ठीक ना। देखिए अम्ल कौन सा होगा, ठीक, जिसमें H+ आयन होंगे अम्ल हो जाएगा, और जिसमें OH- आयन होंगे वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो इसमें क्षार आपको कौन दिख रहा है दोस्त, OH दिखा ना यहाँ पे, कौन सा आंसर हो गया, B, NOH, यही क्षार है। हमको जो दूसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, ठीक ना। हमको दूसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम दूसरा ऑप्शन को देखें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार से क्या बनते हैं। देखिए दोस्तों, उदासीनी, ये 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करें, है ना। तो आप लोग यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार से लवण और जल बनते हैं, है ना। क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। वह वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा परिभाषा आप लोग दे सकते हैं और नीचे एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं अम्ल और क्षार से उठा करके, ठीक ना। और लवण और जल बाहर जो बनेगा वैसे बना करके तो आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। हालांकि जब 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें ये उदासीनीकरण अभिक्रिया जरूर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, है ना। तो चलिए अभी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप लोग इतना याद कर लीजिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार से क्या बनता है दोस्त, लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा, ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, NaOH का सामान्य नाम क्या है।
NaOH का जो सामान्य नाम है वो दोस्तों क्या है? देखिए, वो NaOH का जो सामान्य नाम है, इसको वैसे तो अगर रासायनिक नाम बोला जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सामान्य नाम इसका कास्टिक सोडा है। क्या है? कास्टिक सोडा है। सामान्य नाम इसका कास्टिक सोडा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 पे, है ना। NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? देखिए दोस्तों, इसका जो सामान्य नाम है वो है खाने का सोडा। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसे नहीं क्वेश्चन आएगा खाने का सोडा का सूत्र क्या है, तो वहाँ पे आप फंस जाइएगा। फिर तो थोड़ा सा आप लोग घुमा कर भी याद करने का सीखिए ढंग। खाने का सोडा का क्या सूत्र है? NaHCO3, यानी कि NaHCO3 का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? खाने का सोडा। क्या दोस्तों? खाने का सोडा। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे। Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O, ये किसका सूत्र है दोस्तों? ये या इसका सामान्य नाम क्या है? धोवन सोडा। धोते हैं इसको, क्या है? धोवन सोडा। अब दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, दोनों का ट्रिक अभी बताएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे ये दोनों फार्मूला में फंसते हैं कि खाने का सोडा और धोवन सोडा, मतलब ये दोनों जो फार्मूला है इसमें फंस जाते हैं वो। तो दोस्त अभी एक ट्रिक बताऊंगा और जीवन भर के लिए आप फंसीएगा नहीं, कभी नहीं फंसीएगा। आज के बाद कभी नहीं, एकदम क्वेश्चन देखते उड़ा दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको ट्रिक को हम बताते हैं क्या है ट्रिक। देखिए दोस्तों, इसका नाम है धोवन सोडा। मतलब धोवन सोडा ट्रिक से याद रखिए, धोने का सोडा। क्या? एक ट्रिक सेट करिए, धोने का सोडा के। तो आप लोग जब कपड़ा धोते हैं तो किस चीज़ से धोते हैं? पहले ये बात बताइए, किस चीज़ से धोते हैं? सरफ से। और कुछ लगता है उसमें दोस्त? क्या पानी नहीं लगता है? ये बात आपने नहीं सोचा, पानी लगता है कि नहीं लगता है? पानी तो दोस्त लगता होगा, लगता है ना दोस्त? पानी 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 तो लगता है ना। तो पानी का सूत्र क्या होता है? यानी जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है या नहीं? होता है ना। तो जहाँ भी धोवन सोडा आ जाए, याद रखिए कि पानी से कपड़ा धोते हैं, जहाँ भी H2O लगा हो यानी सही होगा। यानी कि दोस्तों 10H2O, और ये वाला सूत्र होना ही चाहिए, Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना। H2O चाहिए ही, जल चाहिए धोने के लिए आपको, ठीक ना। कपड़े धोने के लिए जल तो चाहिए ही। अब यहाँ देखिए खाने का सोडा, तो जहाँ पे दोस्तों H2O यदि नहीं है तो वो खाने का सोडा है। क्या है? खाने का सोडा है। क्योंकि खाने का सोडा में दोस्तों इसमें जल का कोई काम नहीं है खाने का सोडा में, ठीक ना। तो NaCO3 अगर हो तो वो खाने का सोडा है, और Na2CO3 इंटू 10H2O जैसे ही लग जाए H2O, वो धोवन सोडा हो जाएगा, ठीक ना। धोवन सोडा हो जाएगा। अब यदि ऑप्शन में आ जाएगा सेम ऐसा ही सवाल, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग गलत कर पाएंगे, ठीक ना। बिल्कुल ट्रिक से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। जहाँ भी H2O हो, धोवन सोडा, सिंपल हो, खाने का सोडा, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ पे है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? NaHCO3। अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था यहाँ पे दोस्तों, NaHCO3 खाने का सोडा, और यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा सेम होता है। घर में आप लोग जब भी कभी भी इस्तेमाल अगर करते होंगे बेकिंग सोडा का, आप लोग इस्तेमाल बहुत करते हैं ना। कोई भी हो बेकिंग सोडा, हालांकि उसको आप लोग भोजपुरी भाषा में यहाँ तो बोला जाता है शायद खावा सोडा। क्या बोला जाता है? खावा सोडा बोलता है लोग, औरत लोग, लेकिन होता है खावा सोडा। क्या? खावा सोडा। देखिए दोस्त, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं खाने का सोडा, लेकिन हमारे घर में जो महिलाएं होती है, औरतें होती है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, इसलिए क्या बोलती है? खाने का सोडा नहीं बोलती, वो खावा सोडा बोलती है। खावा सोडा। क्या? खावा सोडा। उसी का नाम है दोस्तों बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। और यहाँ पे यदि दोस्तों धोने का सोडा आता तो H2O जरूर लगा रहता। क्या लगता? H2O धोने का सोडा में, लेकिन यहाँ धोने का सोडा की बात हो रही है नहीं, खाने का सोडा का बात हो रहा है, मतलब NaHCO3, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 है विरंजक चूर्ण। क्या है दोस्तों? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है CaOCl2, ठीक ना। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों वो है CaSO4 इंटू ½ H2O। क्या है?
हाफ H2O, हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है? जब आपका हड्डी टूट जाता है उसको जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या लगा रहता है? उसमें दोस्तों क्या होता है? जिप्सम भी होता है ना, जिप्सम भी होता है। हालांकि अभी फिलहाल में याद रखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो चलिए अब आते हैं जिप्सम। देखिए दोस्तों आ ही गया, मैंने जस्ट अभी बताया दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक और नाम क्या होता है दोस्तों? जिप्सम भी होता है, जिप्सम भी होता है। जिप्सम का दोस्तों उसमें प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O। याद रखिएगा दोस्तों 2H2O क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O। जब आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कीजिएगा तो उसी में एक और पदार्थ होता है, उसका क्या नाम है? जिप्सम। जब आपका हड्डी टूट जाता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O और जिप्सम का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। 2H2O ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 18 का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दांतों का क्षय किस pH से शुरू हो सकता है? दांतों का जो क्षय है वो दोस्तों यदि 5.5 से नीचे जाने लगे तो दांतों का क्षय क्या हो जाएगा? शुरू होना चालू हो जाएगा। तो दांतों का क्षय किस pH से नीचे शुरू हो सकता है? तो 5.5, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। पेट में पाया जाने वाला प्रमुख, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ही बताऊं आपको, ठीक ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। इसको दोस्तों बोला जाए कि लगभग मतलब PYQ में तो VVI PYQ, VVI PYQ में भी ये VVI PYQ है। क्या है? VVI PYQ है। तो पेट में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है? उसका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं दोस्त। देखिए पेट की अम्लता, जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। पेट की अम्लता कम करने के लिए किस प्रकार के औषधि उपयोगी होते हैं? देखिए दोस्तों पेट में यदि आपको अम्लता बढ़ जाए तो किस औषधि का उपयोग कीजिएगा? प्रति अम्ल। क्या है? प्रति अम्ल। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, जिस चीज़ को आपको भगाना है उस चीज़ का तो आप इस्तेमाल नहीं करोगे, है ना। उसके उल्टा चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो अम्ल का उल्टा क्या होगा? प्रति अम्ल। सिंपल सी बात है। पेट की अम्लता अगर कम करना हो तो प्रति अम्ल लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। इसमें याद कुछ करना थोड़ी ना है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक से बस याद करते चलना है ना। जिस चीज़ को दूर भगाना है उसका उल्टा, तो अम्ल को दूर भगाना है यानी कम करना है तो प्रति अम्ल का इस्तेमाल करेंगे, अब खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर में क्या है? चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? चींटी के जो डंक में पाया जाता है वो दोस्त फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के अम्ल में। याद रखिएगा दोस्त, चींटी के डंक हुआ आपका, अगर पूछ ले, चींटी पूछा, यहाँ पे मधुमक्खी पूछ ले कि चलो एगो मध, बिहारी भाषा में दोस्तों बोलते हैं भोजपुरी में कि मध काट लिया है। क्या काट लिया है? मध, बीढ़नी काट लिया है। क्या काटे? बीढ़नी, मध काट लिया। इसमें कौन सा दोस्तों अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। क्या? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल इसमें पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक ना। फॉर्मिक अम्ल इसमें पाया जाता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब ये दोस्त 22 नंबर पे, सॉरी दोस्त 23 नंबर। 23 नंबर में है सिरके में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? देखिए सिरके में जो पाया जाता है वो आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। याद रखिएगा, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, सिरके में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए दोस्तों सबसे पहले बात यह समझिए कि नींबू का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है। तो नींबू का जो स्वाद होता है आपको खट्टा होता है, ठीक ना। और खट्टे पल में लगभग साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, इतना याद रखिएगा आप लोग। नींबू में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, साइट्रिक अम्ल। अब आते हैं दोस्तों 25 नंबर पे। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो दूध का जो खट्टा होने का कारण है वो है दोस्त आपका ऑप्शन नंबर
बी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। देखिए यहाँ पे दूध और दही दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको बहुत बार ये भी क्वेश्चन को पूछा गया है। दूध और दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। पीएच का मान 7 होने पर बिलियन क्या होगा दोस्त? उदासीन होगा। ऑप्शन की हमें जरूरत ही नहीं है। क्या होगा? उदासीन होगा यदि 7 हो जाए तो, और 7 से कम होगा तो अम्ल, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार, ठीक ना, क्षार। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सके दोस्तों यही सब हो, है ना। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों यहाँ पे है ये, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उदासीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। पीएच का मान 7 से कम होने पर, दोस्त आ ही गया, 7 से कम है तो अम्लीय। क्या दोस्त? अम्लीय। 7 से कम हो तो अम्लीय। याद हो गया आपको दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। पीएच का मान 7 से अधिक हो जाए तो क्षारीय। मैंने पहले ही बता चुका है सारे कंसेप्ट इसको, है ना, कि 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 हो तो उदासीन, और 7 से कम हो तो अम्लीय। अब देखिए दोस्तों, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? जल में घुलनशील क्षार को, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना। यहाँ पे पूछता है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है, ठीक ना। इसका भी ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, है ना। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? तो क्षार ही, क्षारक बोला जाता है, क्षारक को क्षार बोला जाता है ना। थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है क्वेश्चन, हालांकि कोई बात नहीं, इतना होते रहता है। तो इसका आंसर यदि आपको फाइनली लगाना हो तो क्या लगाइएगा? क्षार ही लगाइएगा। क्या लगाइए? क्षार ही लगाइए। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। हालांकि यहाँ क्षार की जगह क्या होना चाहिए? क्षारक होना चाहिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लवण है? दोस्त कौन सा लवण है? सीधा दिख रहा है दोस्त, कौन सा लवण है? NaCl, यही ना है, NaCl। बाकी सब ये दोस्तों क्या है? H2SO4, H2NaOH, HCl, ये सब लवण नहीं है। ये कौन सा लवण है? NaCl है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आप लोगों का पूरा हो चुका है। आंसर की जस्ट नीचे दिए हैं। PDF जब आप लोगों को देंगे तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगा, यहाँ से चार्ट लगा सकते हैं, ठीक ना। बात बाकी दोस्तों, आप लोग क्या करिए, टॉपर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक ना। टॉपर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब का बटन दोस्तों जस्ट वीडियो की जस्ट नीचे होता है, उसको प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना। वीडियो को लाइक भी करिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लाने का काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।